अफोर्डेबल हाउसिंग अनदर व्यू पॉइंट में आज इस बहुत ही गर्म टॉपिक को उठाया जा रहा है, क्योंकि अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ एक मुहावरा और एक कहावत बन के रह गई है। कहीं कुछ अफोर्डेबल नहीं रहा। मिडिल क्लास आदमी और लोअर मिडिल क्लास के लिए घर लेना एक सपना ही नहीं, बहुत ही भयानक सपना हो गया है। क्या होता है अफोर्डेबल हाउसिंग? अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस चीज़ को ज़्यादा सुनने में आता है, ये कम्युनिकेशन ज़्यादा सुनने में आती है, जिसमें लोक आवास योजनाएं, अफोर्डेबल हाउसिंग, इसी तरह से हरियाणा में एक दीनदयाल योजना चलती है। लेकिन अब ये दीनदयाल योजना जो है दीनदयालों के लिए नहीं है, ये आज रिच क्लास के लिए ही हो गई हैं। कारण ये कि इनकी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हैं, इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि ये नाम अब एक मजाक बन के रह गया है। कारण यही है कि सरकार की कोई, हमारे देश में गवर्नमेंट की कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है हाउसिंग को लेकर के। दुनिया भर के इनके स्कीम्स और जो जर्नल्स होते हैं वो आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मापदंड नहीं रख रखा। दूसरा एक कारण है कि आज अफोर्डेबल सेगमेंट अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। उसका रीज़न है कि कोई बिल्डर, आप कहीं भी देख लीजिए, गुड़गांव में, बेंगलोर में, पुणे में, जितने भी बड़े शहर हैं, सभी शहरों में ज़्यादातर प्रीमियम अपार्टमेंट्स, प्रीमियम सेगमेंट और हाई एंड वैल्यू प्रोडक्ट ही ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि प्राइवेट बिल्डरों को इसमें फ़ायदा है। एक तरफ तो वो अपनी योजनाएं चलाती है, वो जो कागज़ों में चलती है, उसके अलावा बिल्डरों को ही गवर्नमेंट भी लैंड पोजीशन में लैंड एक्वायर करके, लैंड पूलिंग में लैंड एक्वायर करके अंततोगत्वा इन बिल्डरों को दे देती हैं। जो ज़मीनें 1 करोड़ 2 करोड़ में एक्वायर हुई होती हैं, वो 60-60 70-70 करोड़ में और उससे ऊपर ऑक्शन होती हैं। तो बट ऑब्वियस है कि जब इतनी महंगी ऑक्शन होगी तो उसमें बनने वाले घर दीनदयालों के लिए तो नहीं होंगे। तब आप ये समझ लीजिए कि इस परिस्थिति के दोषी कौन है। सबसे पहला दोष तो हमारी सरकार का ही है। जितनी भी सरकारें आई आज से, पुराने टाइम से लेकर अभी तक, सबका फोकस इसी बात पे रहा कि वो कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते जिससे जनसंख्या पे कंट्रोल लगे। आज के समय में जितने भी बड़े शहर हैं, शहरों में इतना ज़्यादा प्रवासी लोगों का आगमन हुआ है, गांव से, छोटे टाउनों से, कि आज शहर के अंदर की ज़मीनें तो असंभव हो गया है खरीदना उनके लिए। और ये जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, ये किराए के मकानों में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में रह के अपना समय काटते हैं। जब इनके पास पैसा, जब तक इनके पास आता है, तब तक चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बेचारे मजबूरी में उन्हीं छोटे मकानों में या छोटे आवासों में रह करके अपना जीवन काटते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट न तो आबादी पे कोई कंट्रोल कर पा रही है, न किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि कम बच्चे होने वाले को, परिवार को कुछ सरकार कुछ ऐसा प्रोत्साहन दे कि भाई जिसके 2 बच्चे होंगे उनको 100% सरकारी नौकरी मिलेगी, या 2 में से 1 बच्चे को 100% सरकारी मिलेगी। जिनके 3 हो जाएंगे उनको सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं। कम से कम कुछ तो आबादी पे कंट्रोल लगे। सेकंड पॉलिसी, सेकंड, ये तो एक मेजर कंट्री लेवल पे हमारे से बहुत बड़ी, आज हम कितनी भी रेलवे लाइनें बिछा दें, कितनी भी ट्रेनें चला दें, जब आबादी 4 गुना 3 गुना रेशो से बढ़ रही है तो भैया आदमी के ऊपर आदमी चढ़ेगा और एक तरफ हम विकास करते जाएंगे, दूसरी तरफ हम विनाश करते जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े बड़े खाने वाले लोग आ जाएंगे कि आप कितना पैदा करोगे। तो ज़रा समझो इस बात को, आबादी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, पॉलिसियाँ बनाओ तो भैया उसको इम्प्लीमेंट करो, और नहीं इम्प्लीमेंट हो रही तो सज़ा का प्रावधान रखो। अब रेरा आ गया, बड़ा सेमिनार, रेरा जी, रेरा आ गया जी, रेरा आ गया। क्या कर लिया रेरा ने? किसी भी एक बिल्डर को ढंग से सजा हुई? किसी भी एक एग्रीड पार्टी को जब जजमेंट हो जाता है रेरा का, तो क्या उसका प्रावधान कुछ ऐसा बनाया गया? नहीं। सिविल मुकदमा है। आप जाइए, जैसे एक सिविल डिक्री का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस तरह से आपके रेरा के जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होना है, और सिविल सूट्स जो होते हैं उसी तरह से आपको न्याय मिलना है। फाइनली अंत हार करके आदमी कहता है भाड़ में जाए, हम दूसरा मकान ले लेंगे। कौन लड़े बिल्डरों से? क्योंकि बिल्डरों की जो लड़ने की क्षमता है वो एक आम आदमी की क्षमता से बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो बेचारा खरीदता तो अफोर्डेबल था। मान लीजिए किसी ने 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा उसने अफोर्डेबल, लेकिन बाय द टाइम ऑफ 8 साल 9 साल में अगर कंस्ट्रक्शन होकर मिल रहा है, रेरा बार बार एक्सटेंशन दे रहा है टाइम लिमिट की, फॉर वेरियस रीजंस। अब भाई सीमेंट सरिया महंगा हो गया, लेबर नहीं मिली, बरसात हो गई, इसमें थोड़ी एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए। रेरा अथॉरिटी में जितने भी सीनियर अधिकारी आते हैं वो भी ज़्यादातर रिटायर्ड होते हैं, और एक अच्छी साफ़ सुथरा नौकरी करने के बाद वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। वो कहते हैं कि जिस हिसाब से भी चल रहा है उस हिसाब से चलने दिया जाए, और अपना रेरा का टेन्योर पूरा करके वो बाहर चले जाते हैं। तो रेरा में भी कोई ऐसी अथॉरिटी
हायर नहीं होती है जो एक्शन ले, जो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करे। प्रोविज़न रेरा कानून का लचर पर होना भी एक कारण है कि हमारे देश में अफोर्डेबल सेगमेंट अनअफोर्डेबल बन जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये सोच के लिया था कि इतने का फ्लैट है, मतलब बैंकों से उन्होंने लोन कराया, लेकिन वो समय से ज़्यादा 4-4 5-5 साल तो नॉर्मल हो गया आजकल किसी प्रॉपर्टी का हैंड ओवर होने में। तो जब तक वो चीज़ मिलती है उसके लिए अनअफोर्डेबल हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कारण है गवर्नमेंट के टैक्सेस। देखिए साहब, एक प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या टैक्सेस लगने हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं तो 10% है रजिस्ट्रेशन फीस। फिर स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। उसके बाद उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अजीब अजीब टाइप के सेस लगा देती हैं। आम आदमी को लगता है साहब हमने 70 लाख का फ्लैट ले लिया, अभी छोटी मोटी चीज़ों में दिमाग ना ख़राब किया जाए करके अपने नाम कराते हैं। तो वो उस समय ये छोटी मोटी चीज़ें धीरे धीरे उसको अनअफोर्डेबल की तरफ ले जाती हैं। थर्ड है आपका जीएसटी। सीमेंट पे 27% जीएसटी है, बताइए। रॉ मटेरियल ही अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। कॉपर के रेट पिछले एक सवा साल में 30% 40% ज़्यादा अप्रिशिएट रेट बढ़ चुके हैं। तो जो आपके घर के अंदर की चीज़ें लगनी थी, वॉलपेपर्स थे, बाकी फर्नीचर था, लकड़ियाँ थी, लकड़ियों की डे बाय डे शॉर्टेज होती जा रही है। तो अच्छी अच्छी क्वालिटी का आपको दरवाज़ा, बाकी सामान बिल्डर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो फिर हाउ विल दे मेक इट अफोर्डेबल। उसका अंत में रिजल्ट क्या आता है कि जब पैसा ही लगाना है तो क्यों ना हम बड़ा फ्लैट लेके आएँ, हम मिनिमम 3+ सर्वेंट लेके आएँ, 4 बेडरूम लेके आएँ। एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि बड़ी बड़ी बालकनी दे करके फील देते हैं कि आपका डेक बालकनी दे रहे हैं, यहाँ आप झूले की तरह से लटके रहेंगे, नीचे आपको पूरा पार्क और ये सारा व्यूज़ दिखाई देगा। ठीक है, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर एक उस इंसान की सोचिए जो 4 करोड़ का फ्लैट नहीं ले सकता, जिसका बजट 1 करोड़ भी बड़ी मुश्किल से है। उसमें भी उसका बेटा भी कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी पत्नी टीचर है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी। मेरे साथ अमूमन ये चीज़ें हो जाती हैं कि लोग 55-60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी 8-8 9-9 बार आते हैं और ये सोचते हैं कि सर कुछ कम करा दीजिए, 2 लाख रुपए भी अगर कम हो जाए तो हम अपना घर ले लें। बड़ा ही पिटी फील होता है कि एक अच्छे एजुकेटेड फैमिली, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल के टीचर हों या कोई गवर्नमेंट जॉब में नॉर्मल हो, कोई क्लर्क हो, उसको आज की डेट में चंडीगढ़ जैसे शहर को तो भूल ही जाइए, जीरकपुर, खरड़, कुराली में भी एक अच्छी सोसाइटी में, अच्छी लोकेलिटी में घर नहीं मिलता। उसका रीज़न है कि ज़मीनों के रेट अनाप शनाप बढ़ गए हैं, सरकार का कोई नियंत्रण रहा नहीं, और डिमांड और सप्लाई तो एक तरफ है, बिल्डर लॉबी अपने अपने फुल स्विंग में चल रही है। जितना रेट भी जब तक प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं हो जाता, 15-15 दिन में प्राइस लिस्ट रिवाइज हो रही है। जो चीज़ें 25,000 रुपये गज में बिकनी चाहिए थी वो सडनली 70,000 रुपये गज तक पहुंच गई हैं। उसका रीज़न है कि बिल्डर को 3 साल 4 साल लग रहा है प्रोजेक्ट डिलीवर करने में, और जब तक वो बाहर निकल नहीं जाता, वो पुराने कस्टमर को खुश करने के लिए और नए कस्टमर को टैप करने के लिए वो प्राइस को बार बार इंक्रीज़ करता है, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता। सिंपल लॉजिक ये होता है कि पुराना जो आया है उसको अप्रिसिएशन मिल जाए, वो बेच के बाहर चला जाए। नया जो आया है उसको ये समझ में आए कि तू जितना लेट करेगा उतना महंगा लेगा। तो भैया अफोर्डेबल को अनअफोर्डेबल बनाने में पूरा एक रैकेट है। किसी और से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर सरकार से हमें ज़रूर ये उम्मीद है कि वो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार ईंट गारा के छोटे छोटे घर बना के दे। अगर ऐसी पॉलिसी बना दें कि जो गलत काम करने वाले बिल्डर हैं वो 6 महीने तक ठोक दिए जाएँ अंदर। उसके अलावा जो इस तरह के लोग हैं जो रैकेट चलाते हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भूमाफिया हैं, उन लोगों के ऊपर अगर अंकुश कसा जाए, रेरा एक इफेक्टिव कानून बन जाए, सरकार अफोर्डेबल सेगमेंट में जीएसटी वगैरह कम कर दे, जितना हो सके मिनिमम रखे, और अगर है भी तो उसका रिबेट दें। रजिस्ट्री के टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो आपने जीएसटी पे किया है, वो स्टैम्प ड्यूटी में एडजस्ट हो जाए। जीएसटी चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। सरकार चाहे तो 2 मिनट का काम है। आज इंडियन रेलवे अगर डिफेंस के ऊपर कुछ खर्चा करती है तो डिफेंस मिनिस्ट्री से अपना बिल सबमिट करके वहाँ से पेमेंट ले लेती है। तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा? क्यों एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी भर उसको किराए के मकान में रहना, और जब उसके बच्चों की शादियों का टाइम आता है तो बच्चे भी कुंठित फील करते हैं और पेरेंट्स भी कुंठित फील करते हैं कि हमने इतनी मेहनत से जीवन भर धन कमाया, पर आज हम शहर में एक घर भी नहीं ले पा रहे। तो इस विषय को अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मैक्सिमम शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में अच्छे से अच्छा सुझाव दीजिए। मेरा आपसे वादा है
कि अगर अच्छे सुझाव होंगे तो मैं इन सुझावों को सही प्लेटफॉर्म तक, सही फोरम तक ले जाने में पूरी जिम्मेदारी से आपका साथ दूंगा। थैंक यू वेरी मच।